नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी IQ जीके पर। देखिए, इससे पहले हमने हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस सेट लगाया था 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम देखिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आपके इतिहास का, और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 25 हैं वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा, जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से जो है वो सही उसका मैच नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ आपका, हरियाणा। बिल्कुल सही, हरियाणा भारत में पड़ता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन हैं, तो राखीगढ़ी हरियाणा बिल्कुल सही। देखिए मोहनजोदड़ो पेशावर पाकिस्तान, ये गलत है। देखिए जो मोहनजोदड़ो आपका है वो पाकिस्तान में, लेकिन पेशावर में नहीं, वो सिंध प्रांत में आपका पड़ता है। बाकी नीचे देखिए देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें ऊपर ही मिल गया आपका। हड़प्पा पाकिस्तान बिल्कुल सही, और धौलावीरा ये गुजरात में पड़ता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा ऑप्शन है आपका है, यानी जो इसमें जो आपको रॉन्ग ढूंढना है वह कौन सा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ना कि पेशावर में। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी किस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक आपके हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हमने बौद्ध धर्म का पूरा लेक्चर कवर किया था, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे मैंने कराए थे, और इसमें भी मैंने दिया है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो आपके बौद्ध धर्म में, जिसमें आपके अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटक शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठते हैं, या मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, और 305 ईसा पूर्व में उनका सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है, और इस युद्ध में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं। और सेल्यूकस निकेटर जो का राजदूत जो था मेगास्थनीज, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ये लास्ट ईयर पेट में भी पूछा गया था कि उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा गया था, इंडिका, जो कि लास्ट ईयर पेट के एग्जाम में भी आई थी। चौथा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। वास्तविक नहीं होगा, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, वह कौन था। तो देखिए जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु देखिए लाहौर में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हो जाती है। इन्हें लाहौर में ही दफनाया जाता है। ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी जो आए थे उनके ये गुलाम था। 1206 AD में दिल्ली पर गुलाम वंश, या कहीं कहीं दास वंश या फिर ममलूक वंश की स्थापना करते हैं। इनके बाद देखिए आराम शाह उत्तराधिकारी होते हैं, उसके बाद इल्तुतमिश होते हैं। जो इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, और इल्तुतमिश को ही देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यही पूछा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी क्या बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए राजधानी आपकी अपनी लाहौर बनाई थी, और लाहौर से ही शासन का वो संचालन करते थे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें एक अच्छे शासक के समस्त गुण थे। यह कथन किस लेखक का है, यानी जो ऊपर जो कोटेशन दी गई, जो एक लाइन आपकी दी गई, वो किस लेखक ने कहा है, किसके बारे में कहा है। देखिए ये कथन आपके मिन्हाज-उस-सिराज का है, जो कि इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। जो इल्तुतमिश आपकी दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक हैं, उनका ये दरबारी कवि था मिन्हाज-उस-सिराज। और इसकी जो पुस्तक है तबकात-ए-नाशिरी, इसकी पुस्तक भी आते हैं पेपर में आती है कि मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक का नाम क्या है, इसकी रचना है जो तबकात-ए-नाशिरी, तो मिन्हाज-उस-सिराज की है। और इसने ये कथन रज़िया सुल्तान के बारे में कहा था, जब 1240 AD में कैथल में रज़िया की हत्या की जाती है, रज़िया और अल्तुनिया की। उसके बाद जो मिन्हाज-उस-सिराज थे वो ये बोलते हैं कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना एक अच्छे शासक के समस्त गुण उसमें थे, यानी वो अच्छी शासिका थी। बशर्ते वह एक महिला थी, जिसके और जो कहीं कहीं जो इतिहासकार लिखते हैं कि उसका महिला होना ही दोष था, वरना एक अच्छे शासक के समस्त गुण उसमें विद्यमान थे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था। शिवाजी थे, उनके शासनकाल में जो पेशवा पद था और किसको इंडिकेट करता था। तो जो पेशवा पद है वह प्रधानमंत्री का पद होता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री का, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सातवां प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। सिंपल क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आ जाए, क्योंकि आपके देखिए मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत आपके सिलेबस में है, तो मैं भी पूछा जा सकता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। ज़्यादा देखिए हार्ड पेपर नहीं आता, नॉर्मल पेपर रहता है। आप अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट थे, और 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद देखिए 1858 के जो आपका भारत शासन अधिनियम आता है, उसके तहत
इसको समाप्त कर दिया जाता है। हमारे जो मुगल सम्राट के पद हैं उन्हें पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो अंतिम जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। और फिर अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो महमूद गजनवी थे उन्होंने 1025 ईस्वी में किस पर अटैक किया। जो महत्वपूर्ण उसका अटैक था तो सोमनाथ मंदिर पर था। उसने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी मंदिर से और बहुत ज़्यादा लूटपाट किया था। उसने सोना चांदी बहुत मात्रा में ले गया था यहाँ भारत से। तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? 2-3 प्रश्न बनते हैं कि पहला ये 1025 AD में महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया? तो सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और उस समय तत्कालीन समय में उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो आपका भीम प्रथम था। कौन शासन था? भीम प्रथम था उस समय का शासक आपके कौन? गुजरात का। और जो गुजरात के वर्तमान भीम प्रथम थे और किस वंश के थे? तो सोलंकी वंश के थे, फिर चालुक्य वंश के शासक थे। अगर ये पूछे किस वंश का शासक था तो चालुक्य या फिर सोलंकी वंश, दोनों में मिल जाता है। गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है, फिर सोलंकी वंश। जो ऑप्शन में मिले आप टिक कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? निवा शासक कौन था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। देखिए जो पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। देखिए मैं थर्ड ऑप्शन भी दिया है, कुमार गुप्त ने देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल किस वंश के शासक हैं? तो पाल वंश के हैं। और कुमार गुप्त गुप्त वंश के शासक हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन वापस जाओ यह कथन किसका है? यानी साइमन जो आया था, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट आई थी आपके भारत में, वो तो उस समय का जो ये नारा था कि साइमन वापस जाओ यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका है? लाला लाजपत राय का है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? कि दिल्ली सल्तनत का प्रश्न आपके देखे 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली पर रूल करते हैं 1206 से लेकर के 1500, जब तक आपके मुगल नहीं आ जाते तब तक। जो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए जो खिलजी वंश की जो स्थापना वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और जो कैमूर हैं वह दिल्ली सल्तनत के लास्ट शासक थे, यानी अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत के। उन्हीं का ये अंगरक्षक था आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना की थी गुलाम वंश के पश्चात। 12वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम सैनिकों का हुलिया लिखवाने का कार्य किसने प्रारंभ कराया? देखिए ये कुछ है कि सैनिकों का हुलिया लिखवाना का कार्य या फिर घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा या देने का कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने। 13वां प्रश्न है कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? यानी जो वयोवृद्ध जो पुरुष उपाधि किसकी है, किस व्यक्ति की है? तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष की उपाधि दी गई है, या ऐसा कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। उपाधि संबंधित भी आपके जो निक नेम है या जो क्या का उनका नाम कहा जाता है वो उससे संबंधित देखिए पेपर में प्रश्न पिछली बार भी आया था, खासकर महात्मा गांधी से लेकर के। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन इसमें भी से आ जाए, तो आप जरूर उपाधि जरूर पढ़ के जाना। और देश रत्न या अजात शत्रु किसकी उपाधि है? देखिए देश रत्न या अजात शत्रु ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और यही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम भारत में देखिए जजिया कर लगाने का श्रेय जो है मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। और ये भी पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया और उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो देखिए उसने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। और बाकी आपकी दिल्ली सल्तनत में एक शासक और आएंगे जो देखिए आपके कर लगाते हैं किस पर? ब्राह्मणों को भी कर लगा देते हैं, लेकिन वहाँ बाद में समझेंगे। पहले याद देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने सर्वप्रथम देखिए भारत सिंध प्रांत था 712 AD में देखिए मोहम्मद बिन कासिम अटैक करते हैं और जो आपके हिंदू शाही शासक थे राजा दाहिर उनको परास्त करके सिंध प्रांत पर अधिकार करते हैं। यानी पहला अरब आक्रमण 712 AD में हुआ था। उसके बाद वहाँ पर ये जजिया कर लगाते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को ये श्रेय जाता है कि वो जजिया कर लगाते हैं और ब्राह्मण वर्ग को इससे वो मुक्त रखते हैं। अगला 16वां प्रश्न है कि हवन कुंड के अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए मैंने सबसे पहले राजपूत का लेक्चर अटेंड किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो महर्षि जो वशिष्ठ जी हैं इन्होंने आबू पर्वत पर अग्नि के हवन कुंड के अग्नि से 4 राजपूत कुलों की उत्पत्ति की थी।
ये मैंने पूरा डिटेल में 2 पार्ट्स में राजपूत कवर कराए हैं। आप चाहें तो उन्हें चैनल पर विजिट करके वो दोनों लेक्चर देख सकते हैं। जो फुल डिटेल देखे सारे वंश मैंने करा दिए थे उसमें। तो देखिए वो जो हवन कुंड है, अग्नि का जो हवन कुंड का सिद्धांत है, वह जो जानकारी हमें है वह चंद्रबरदाई की जो रचना है या जो एक महाकाव्य है आपके पृथ्वीराज राजों में मिलती है। अग्नि के हवन कुंड का सिद्धांत वो किससे संबंधित है? राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है। 17वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो सिंधु सभ्यता का देखिए प्रमुख बंदरगाह लोथल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लोथल, सुरकोटदा, ठीक है, प्रभास पाटन, ये सारे आपके सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, जिसमें से लोथल बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा ही फेमस है। धौलावीरा कहाँ के? गुजरात में नहीं, भारत में ही है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। 18वां प्रश्न है कि पुरंदर की संधि मराठा और किनके मध्य हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि है वह देखिए, तो जो पुरंदर की संधि है वह आपके मराठा और मुगलों के मध्य हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि के संबंध किससे है? मराठा और मुगलों के मध्य है, मुगलों से हुई थी। 19वां प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 AD में लड़ा गया था, किनके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन लोगों के बीच या किन शासकों के मध्य हुआ था? तो जो आपके मराठा थे और अहमद शाह अब्दाली, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि मराठों की तरफ से थे, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य। फिर 20वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो अन्य वह कौन सा व्यक्ति है जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसप ने देखिए 1837 AD में, यानी 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, खोज किसने की थी? तो टी पैंथेलन ने 1750 AD में 1750 ईस्वी में खोज की थी अशोक के शिलालेखों की, अभिलेखों की, और पढ़ने में सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसप ने। ये हमारा 21वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की थी? हो सकता है क्योंकि पिछले ईयर में देखिए मैंने फिर पहले बताया था कि महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपिता उन्हें किसने कहा था। ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में लास्ट ईयर पैटर्न में पूछा गया था, और जो कि राष्ट्रपिता की उपाधि आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो जो नेताजी की उपाधि थी वो एडोल्फ हिटलर ने दी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। 22वां प्रश्न है कि निम्न में सुमेलित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन से पहला क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए उपाधियों संबंधित व्यक्ति और उपाधियां दी गई हैं। देखिए देशबंधु उपाधि किसकी है? तो चित्तरंजन दास की है, बिल्कुल सही है। गुरुदेव उपाधि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की, बिल्कुल सही है। देखिए केसरी हिंद उपाधि किसकी है? ये महात्मा गांधी को दी थी अंग्रेजों ने। बाद में जलियांवाला हत्याकांड जो होता है उसके बाद ये उपाधि वापस कर देते हैं महात्मा गांधी, लेकिन दी गई थी आपके महात्मा गांधी को, तो ये भी सही है। और नेताजी देखिए उपाधि अरविंद घोष को, ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी ऊपर बताया था नेताजी को, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्हें नेताजी की उपाधि किस व्यक्ति ने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने दी थी, और वो नेताजी थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, बल्कि आपके जो ये अरविंद घोष जी नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेताजी और जो ऑप्शन है वो मिसमैच है, वो गलत है। 23वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? या महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। मतलब 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 24वां प्रश्न है कि वैनशांग की पुस्तक का क्या नाम है? तो वैनशांग आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, जो हर्षवर्धन वर्धन वंश के प्रतापी शासक थे, 647 ईस्वी उनकी मृत्यु होती है। उन्हीं के शासनकाल में आपके वैनशांग भारत आए थे। और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन है? सी यू की है। कौन पुस्तक है? पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। देखिए पिछले ईयर में मैगजीन्स की पुस्तक का नाम पूछा गया था, हो सकता है इस बार वैनशांग की पुस्तक का नाम आता जाए, पूछा जाए कि वैनशांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो वर्धन वंश के राजा थे। कौन? हर्षवर्धन। कहेंगे पुष्यभूति वंश भी मिलता है, तो वहाँ के राजा थे हर्षवर्धन, और उन्हीं के शासनकाल में ये भारत आए थे। प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की है। ठीक, आगे बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न पर आज के। 25वां प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए स्लोगन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं आपके 1-2 नंबर में। 1 नंबर में फिलहाल आएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद आपके दिए थे
भगत सिंह ने देखिए स्लोगन जो महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहेंगे तो उनसे पहले एक देखिए छोटी सी वीडियो में स्लोगन की भी आपके लिए ले आऊँगा, जो कि आपके पेट में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर देखें हमारे ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे समाप्त हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपने कितने देखिए 25 में कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे देखिए थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए अच्छी क्लास लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।